हेलो एवरीवन। और कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे। चलिए, तो बच्चों लास्ट अपनी बात चल रही थी सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में कि साहब जो मिजेल्सन और स्टाल है वो इस बात के पक्ष में है कि किस तरीके से जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड दर्शाता है। चलिए बात करते हैं अपन इसकी। देखें, चर्चा अपनी चल रही है मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट की। बच्चों मिजेल्सन ने स्टाल ने क्या किया, एक इकोलाई लिया। अब कैसे लिया वो बात अपनी हो चुकी है। एक इकोलाई लिया, उस इकोलाई की अगर आप बात करें तो उसने क्या किया, एक ऐसा इकोलाई बैक्टीरिया लिया जिसके अंदर जो डीएनए है उस डीएनए की दोनों श्रृंखला N15 युक्त है। ये जो डीएनए है इसमें आप देख रहे हो इसकी बच्चों दोनों श्रृंखला क्या है, यहां भी N15 है और इस श्रृंखला के अंदर भी क्या है, N15 है। ठीक है, अब मैं बच्चों यहां पर पूरी सेल की बात कर रहा हूं, लेकिन पूरी सेल को बनाने से मतलब नहीं है। आप ये मान के चलना कि मैं यहां पे बना तो रहा हूं डीएनए, लेकिन बच्चों वो डीएनए किस में है, वो डीएनए बाकायदा पूरी कोशिका में है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ कि उसने ये लिया डीएनए, ये डीएनए, और बच्चों ये जो डीएनए है उसमें दोनों श्रृंखला कैसी है, ये है N15 वाली, ये भी क्या है, N15 वाली। मैं बच्चों यहाँ पे सिर्फ डीएनए की बात कर रहा हूं, बाकी आप ये समझ लेना कि डीएनए अकेला नहीं है, बकायदा डीएनए किसमें है, कोशिका के अंदर है। अब उसने बच्चों क्या किया, ये जो यहाँ पे डीएनए है इस डीएनए को डाल दिया एक संवर्धन माध्यम में, अर्थात ई कोलाई की N14 ई कोलाई की N14 युक्त संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराई। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि ई कोलाई की N14 युक्त संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराई। हाँ जी, तो बच्चों क्या हुआ आपको पता है रेप्लिकेशन कैसे होगा। पहले दोनों श्रृंखला इस प्रकार से खुल जाती है। अब बच्चों यहां पर माध्यम में N14 है, माध्यम में क्या है, N14, तो उस कारण से यहां पर जो नई श्रृंखला बनती है बच्चों, इस नई श्रृंखला के अंदर भी क्या होगा, N14 होगा। ये बच्चों क्या बन गई, नई श्रृंखला, और बच्चों इस नई श्रृंखला के अंदर भी क्या है, N14। तो साहब ये यहां पे है N15, और बच्चों नई चेन में क्या है, N14, ये क्या है, N14। ठीक है, तो देखो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि साहब जो पहली पीढ़ी आई है ये बच्चों यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन, दिस इज फर्स्ट जनरेशन। तो पहली पीढ़ी के अंदर जो बच्चों दोनों डीएनए प्राप्त हुए, इन दोनों डीएनए में एक श्रृंखला तो होती है 15 की, एक श्रृंखला होती है N14 की, अर्थात पहली पीढ़ी के अंदर आने वाले सारे डीएनए, हालांकि पहली पीढ़ी में 2 डीएनए आए हैं, पहली पीढ़ी के अंदर आने वाले सारे डीएनए संकर प्रकार के हैं। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। अब बच्चों फिर क्या हुआ, इस ई कोलाई को N14 युक्त माध्यम में रखा गया है। तो बच्चों माध्यम में क्या है, N14, तो इसका जनरेशन होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा। देखो कैसे होगा, पहले बच्चों ये डीएनए है, इसकी बात कर लेता हूं। तो मान लो बच्चों इसका एक श्रृंखला ये खुल गई, एक श्रृंखला इसकी ये वाली है, दोनों चेन खुल गई। अब बच्चों इसकी बात करता हूं तो यहां पर भी क्या होगा, इसकी दोनों श्रृंखला खुल जाती है इस प्रकार से, ये लो साहब दोनों श्रृंखला खुल गई। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, इनकी जब दोनों चेन अलग अलग हो जाती है, अब माध्यम में N14 है, नई बनने वाली श्रृंखला के अंदर भी क्या होगा, N14 होगा, इस प्रकार से यू, इस प्रकार से। तो देखो बच्चों यहां पे अगर आप कंडीशन देखो तो ये है N14,
N14, N14, N14, N14, ये N15 और यहां भी N15। तुम कह सकते हैं कि साहब ये यहां पे है सेकंड जनरेशन। ये बच्चों क्या है, दिस इज सेकंड जनरेशन, अर्थात सेकंड जनरेशन जो है, दूसरी जनरेशन जो है, इस दूसरी जनरेशन के अंदर जो 4 डीएनए बने हैं उसमें से देखो बच्चों एक डीएनए कैसा है, ये संकर, ये हल्का हल्का संकर, अर्थात दूसरी जनरेशन के अंदर क्या हुआ, जो बच्चों यहाँ पे डीएनए बने हैं इनमें से आधे डीएनए बच्चों कैसे है, संकर है, और बच्चों आधे डीएनए यहाँ पर कैसे हैं, हल्के हैं, अर्थात N14 वाले हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप कह सकते हो रेप्लिकेशन होता है। बच्चों इस प्रकार से क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। अब मान लो बच्चों तीसरी जनरेशन आती है, तो पहले जनरेशन में क्या हुआ, 1 से 2, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, 2 से 4, तीसरी में क्या होगा, 4 से 8 बन जाएंगे। चलो देखते हैं। मान लो बच्चों अपन इसके बाद यहां कर लेते हैं, ये यहां पे बात करते हैं अपन थर्ड जनरेशन की। तो पहले बच्चों थर्ड जनरेशन में क्या होगा, 1 से 2 ये बनाएगा, 1 से 2 ये बनाएगा, 1 से 2 ये बनाएगा और 1 से 2 ये बनाएगा। तो बच्चों वही बात, दोनों श्रृंखला खोल दो, एक इसकी खोल दी और एक श्रृंखला इसकी खुल गई। अब इसकी बात करते हैं, इसके दोनों चेन खोल लेते हैं, इसकी बात करते हैं, दोनों श्रृंखला खुल जाती है, इसमें दोनों श्रृंखला खुल जाती है। बच्चों माध्यम में क्या है, वही N14, जो माध्यम है वह N14 युक्त है। तो सामने बनने वाली जो चेन होती है बच्चों, वहां पर क्या होता है, वहां पे आप कह सकते हो इस प्रकार से N14 आता है, U ऐसे। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। तो साहब तीसरी जनरेशन जो है उसमें 2 बच्चों कैसे आ गए, संकर, बाकी देखो बच्चों 6 कैसे आ गए, हल्के। तो बच्चों इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बच्चों, जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो देखो बच्चों पहली पीढ़ी के अंदर जो है 2 को क्या आ गए, संकर। बच्चों दूसरी पीढ़ी के अंदर भी क्या हुआ, 2 संकर। तीसरी पीढ़ी के अंदर भी क्या हुआ, 2 संकर आ गए। समझ रहे बात को, अर्थात हर पीढ़ी के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, बच्चों हर पीढ़ी के अंदर आप कह सकते हो कि जो संकर आते हैं, हर पीढ़ी के अंदर जो संकर आया करते हैं बच्चों, उन संकर की संख्या 2 ही होती है। N15 वाला डीएनए बच्चों वापस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, दोनों चेन खुल जाती है। बात समझ रहे हो। तो देखो बच्चों भारी कभी नहीं आ सकता, तुम कह सकते हैं जैसे मान लो आप बात करें तीसरे जनरेशन की, तो तीसरी पीढ़ी में आप मुझे बताओ बच्चों, आपके पास कितने डीएनए हैं, एक, पहली पीढ़ी में 1 से 2, दूसरी पीढ़ी में 2 से 4, तीसरी पीढ़ी में 4 से 8, अर्थात तीसरी पीढ़ी में 8 डीएनए बनेंगे, 8 डीएनए का निर्माण होगा। बच्चों इन 8 में से जो भारी डीएनए है, क्या कभी वापस N15 और N15 वाला बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो बच्चों भारी डीएनए यहां पे कितने हो गए, 0। अगर आप बात करते हो संकर डीएनए की, तो बच्चों संकर डीएनए जो है वो कितने बनते हैं साहब, संकर डीएनए जो है उसका मतलब होता है कि एक N15 का और एक N14 का। तो बच्चों संकर यहाँ पर जो होते हैं वो देखो हमेशा 2 ही बनेंगे, चाहे तो दूसरी चाहे तीसरी पीढ़ी हो, संकर हमेशा 2 बनते हैं। बाकी जो पीछे बच गए हल्के डीएनए बच्चों, 8 में से 0 भारी, संकर 2, तो हल्के डीएनए बच्चों यहाँ कितने बन गए, ये बन गए यहाँ पर 8 में से 2 गए 6 बन जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों आप इसका उत्तर दे सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो बच्चों सेमी कंजर्वेटिव विधि के द्वारा होता है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहाँ पर सीन है। अब जो मिजेल्सन और स्टाल का प्रयोग है बच्चों, उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा। किसके द्वारा प्रूफ किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा। फिलहाल आप इतना देख लो कि मिजेल्सन और स्टाल के प्रयोग में पहली पीढ़ी में कौन से डीएनए आते हैं, दूसरी पीढ़ी में कौन से आते हैं, तीसरी पीढ़ी में कौन से आते हैं, ये बच्चों आपके सामने है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो आराम से, महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं। आगे अपन कह सकते हैं
कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो देख लो। जैसे आपको ऐसे बोल दे कि साहब कोई क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं, एक डीएनए लिया गया जिसकी दोनों श्रृंखलाएं N15 युक्त है, N15 युक्त है, तो 8 पीढ़ी के बाद में, 8 पीढ़ी के बाद में आपको बताना है कि कितने N15 वाले होंगे, कितने N14 वाले होंगे, कितने 14 वाले होते हैं। तो देखो बच्चों 8 पीढ़ी है, तो मान लो आपके पास में एक डीएनए है, एक से बनते 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अर्थात 8 पीढ़ी के बाद में अपने पास में टोटल जो डीएनए है वो बच्चों कितने आएंगे, 256 आएंगे। अब N15 वाले डीएनए कितने होंगे, मतलब भारी डीएनए कितने होंगे। तो मुझे पता है आपको कि अगर अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है और मुख्यतः ही होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अंदर वापस N15 कभी नहीं आ सकते, अर्थात N15 वाले जो डीएनए वो हमेशा की तरह कितने होंगे, 0। N15 N14 डीएनए मतलब जो संकर डीएनए वो कितने होंगे, तो देखो बच्चों हर पीढ़ी में संकर हमेशा कितने बनते हैं, 2 ही बना करते हैं। संकर कितने हो गए, 2। बाकी के जो बच गए वो कौन से हो गए, हल्के, अर्थात N14 वाले डीएनए बच्चों कितने हो गए, 256 में से 2 चले गए, तो 254 जो है वो बच्चों आ गए अपने पास में N14 वाले डीएनए। ऐसे बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। अब कई बार बच्चों क्या होता है कि आपको घुमाने के लिए प्रश्न को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे कर देते हैं, वो ये बोल देते हैं कि किसी डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं N14 वाली है, N14 वाली है, तो अब 8 पीढ़ी के बाद में क्या होगा, जब माध्यम में N15 पड़ा हो। अब इसने उल्टा बोल दिया, तो डीएनए की दोनों चिन्ह कैसी है, N14 वाली है, तो अगर डीएनए की दोनों श्रृंखला 14 है और माध्यम में N15 है, तो पहले वाली अवस्था 14 वापस कभी नहीं आ सकती। तो बच्चों उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कह सकते हो कि अगर डीएनए की दोनों श्रृंखला N14 है तो वापस N14 कभी नहीं आ सकता, ये तो हो गए 0। संकर हमेशा कितने होते हैं, 2, और अब जो N15 वाले होंगे वो कितने हो जाएंगे, 254 हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ रहे बात को। हालांकि ये तो बहुत टिपिकल मामले में आता है, अदरवाइज आपको इतना देगा कि N15 है और माध्यम में N14 है, जो मिजेल्सन का प्रयोग है उसी के बेस पे बच्चों क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन अगर उल्टा कर दे तो भी आपको इसमें तैयार रहना है कि शुरुआत में जो डीएनए है वो तो कभी नहीं बढ़ेगा। अब माध्यम में जो है, माध्यम में N15 मान लो, N14 मान लो, कुछ मान लो, माध्यम में जो है वो बहुत सारे बन जाएंगे। तो जैसा प्रयोग से पहले है वो तो कभी आएगा नहीं, संकर हमेशा 2 बनेंगे। और मान लो माध्यम में N15 है तो शेष 15 वाले हो जाएंगे, माध्यम में 14 है तो शेष 14 वाले हो जाएंगे। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। मिजेल्सन और स्टाल ने जो है अपना प्रयोग किया था, और बच्चों वो प्रयोग जो है वो किया था केवल 2 पीढ़ी तक, वो किया केवल 2 पीढ़ी तक ही। देखिए जैसे हम कंडीशन देख सकते हैं इसमें, ओके उसने बच्चों अपना क्या लिया, डीएनए लिया। सपोज उसने लिया डीएनए, ये लो, ये लिया डीएनए। ये डीएनए वो है जिसकी दोनों श्रृंखला क्या है, N15 वाली है। बच्चों सुनना बड़े ध्यान से, ये डीएनए किस में है, ये बच्चों डीएनए बैक्टीरिया में है। और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट के बाद विभाजन करता है। तो 20 मिनट के बाद अगर एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, दोनों बैक्टीरिया में क्या होगा, अपना अपना डीएनए होगा। तो 20 मिनट के बाद में जो पहली पीढ़ी आएगी उसमें क्या होगा,
ये लो बच्चों, दोनों चेन खुल जाती है, दोनों चेन खुल जाती है। और ये प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, नई श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे ये तो कौन सी है, पहले वाली है N15, N15। ये बच्चों यहाँ पे नई कौन सी बनेगी, N14 बनेगी। ये N यहाँ पे 14 बनेगी। ये बच्चों यहाँ पे होगी पहली पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी, मतलब फिर 20 मिनट बाद में क्या होगा, अगले 20 मिनट बाद में, मतलब 40 मिनट के पश्चात क्या होगा, 20 मिनट के बाद में तो ये हो गया बच्चों 40 मिनट, मैं यहां से जोड़ रहा हूं, मतलब अगले 20 मिनट, 40 मिनट होने पर क्या होगा, अगले 20 मिनट के अंदर ये कोशिका विभाजन कर लेगी और ये कोशिका विभाजन कर लेगी। तो इसमें क्या था, इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, ऐसे से यूं, ये कंडीशन बन गई। अब बच्चों माध्यम में क्या है, N14, जो मीडियम है, जो माध्यम है, उस माध्यम की बात करें तो साहब मीडियम यहाँ पे N14 वाला है। बच्चों यहां भी जो मीडियम है वो N14 वाला है। ऐसे से बच्चों कंडीशन बन जाती है। ये बच्चों यहां पे कंडीशन बन जाती है। अब आप मुझे बताओ, ये जो बच्चों यहाँ पे डीएनए है, इस डीएनए के अंदर आप देख सकते हो बच्चों, आधे कैसे बन गए संकर, आधे कैसे बन गए बच्चों संकर। ये बच्चों यहाँ पे क्या बन गए, हल्के। ये यहाँ पे N15, ये N15, बाकी बच्चों यहाँ पर क्या है, N14, 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 N14। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन आपके सामने है। अब आप लोग सोच सकते हो कि सर ये तो बहुत सिंपल है, पहली पीढ़ी के अंदर 2 संकर बने, दूसरी पीढ़ी में संकर तो 2 ही बनेंगे, हल्के कितने बन जाएंगे, 2। इस बात का पता लगाने के लिए भाई ये संकर है या नहीं है, ये दिखता थोड़ी है बच्चों, डीएनए बहुत सूक्ष्म होता है, आप इसको ऑब्जर्व, आप इसको देख नहीं सकते कि ये N14 का है, N15 का है। ये बच्चों रेडियो एक्टिव नहीं है, ये समस्थानिक है, केवल इनमें से कोई विकिरण नहीं आती है, ये सिर्फ समस्थानिक है। N15 भारी है, N14 कुछ हल्का होता है। उसने बच्चों क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ली। पहले आप मेरी बात समझना, जैसे ये परख नली है, ये क्या है बच्चों, परख नली। इस परख नली के अंदर आपने कोई सॉल्यूशन भर रखा है, क्या भर दिया बच्चों, सॉल्यूशन भर दिया, इसमें कोई सॉल्यूशन भर दिया। और बच्चों आपने इस परख नली को यहां से बंद करके ऐसे घुमाया, तो जब बच्चों परख नली घूमती है तो क्या होगा, अपकेंद्रण बल लगता है E बराबर mv²। बात समझ रहे हो, जब परख नली घूमती है mv² बटा जो भी है, जब बच्चों परख नली घूमती है तो जितना भार ज्यादा होगा, जितना भार ज्यादा होगा वो चीज केंद्र से उतनी ही दूर जाती है, जो हल्का होगा केंद्र के उतना ही पास होगा। बात समझ रहे हो, अर्थात अपकेंद्रण बल द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो बच्चों हमने यहां पर यह देखा कि जब हम अपकेंद्रण विधि काम में लेते हैं, तो जैसे ये परख नली थी, तो साहब इस परख नली के अंदर हम ये मान लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस परख नली में कुछ ऐसी सी कंडीशन बनती है, यूं, ये परख नली हो गई, ऐसे से। N15 सबसे भारी है, तो बच्चों जो जितना भारी होगा उतना लास्ट में जाएगा। तो आप कह सकते हो कि साहब देखो यहां पर आ गया N15, यहां पे क्या आ गया, N15। ये लो, अर्थात हमने इस डीएनए को डाला था टेस्ट ट्यूब में और बच्चों घुमाया था, तो इस प्रकार से यहां पर जो डीएनए पहुंचा है वो बच्चों कौन सा है, ये है N15 वाला डीएनए। जब आपने इसको डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, तो बच्चों टेस्ट ट्यूब में इसको डालने पर क्या हुआ देखते हैं। जब आपने इसको डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, तो मैं देखते हैं ये बच्चों संकर है, मतलब 15-15 से 14-15 कुछ हल्के पड़ते हैं,
कुछ हल्के पड़ते हैं, संकर है ये। तो बच्चों ये इसके अंदर के कुछ पास में आ गए, मान लो बच्चों यहां पर से आ गए, ये लो, ये जो आप देख रहे हो ये बच्चों यहां पर क्या है, ये यहां पे है 14-15, मान लेता हूं मैं साहब ये क्या है 14-15 है, इस तरीके से 14-15 है, ये है N14 N15। यहां पे बात करता हूं तो देखो बच्चों यहां पर तो भारी भारी थे, इस तरफ एक पट्टी आ गई, ये संकर थे, ये एक पट्टी आ गई। बच्चों संकर भारी से हल्के होते हैं तो इस तरफ खिसक गया। अब बच्चों यहां पर दो प्रकार के हैं, आधे तो कौन से हैं संकर, आधे कौन से हैं हल्के, तो बच्चों पट्टी यहां पर दो आएगी इस प्रकार से। ये टेस्ट ट्यूब होगी मान लो, एक तो बच्चों यहाँ पे कौन से हैं संकर है, तो आप मान लीजिए साहब ये यहाँ पे आ गए संकर, ये बच्चों क्या आ गए संकर आ गए, ये आ गए साहब संकर। अब कुछ हल्के भी है, हल्के वाले बच्चों यहाँ पे आ गए, ये हल्के हो गए इस प्रकार से, समझ रहे बात को बच्चों। इसमें एक बात का विशेष ध्यान यहाँ पे आप देना, जैसे जो उस तरफ होगा ये तो बच्चों कौन सा होगा, ये तो है N14 N15, ये बच्चों यहाँ पे कौन से हैं, ये है N14 N14। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिचेल्सन और स्टाल प्रयोग में देखा गया कि अगली पीढ़ी के अंदर पहली पीढ़ी में सारे संकर आते हैं और दूसरी पीढ़ी के अंदर बच्चों सारे कैसे आते हैं, इस प्रकार से आधे तो आते हैं संकर, आधे बच्चों आते हैं हल्के। याद रखना प्रश्न आता है कि मिचेल्सन और स्टाल के प्रयोग में, मिचेल्सन तथा स्टाल के प्रयोग में जो पहली पीढ़ी है उसमें कितनी पंक्ति होती है, तो बच्चों पहली पीढ़ी के अंदर एक ही पंक्ति होती है जो कि यहां पर है, दूसरी पीढ़ी में एक पंक्ति तो वहीं पर है, एक और पहले आ गई, समझ रहे बात को। तो अगर आपको ऐसे बोल दे, आपको ऐसे बोल दे कि साहब ये कोई परख नली है, इस परख नली में 3 जगह है, एक तो ये जगह, एक ये जगह और एक ये जगह, ये ए है, बी है, सी है, तो ए स्थान कब यहां पे डीएनए आएंगे, पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में। तो देखो बच्चों पहली हो या दूसरी हो, भारी तो कभी आ नहीं सकता, तो ए तो कभी नहीं आएगा, इस जगह पर आएंगे दूसरी पीढ़ी में, सॉरी पहली पीढ़ी में। और ये यहां बच्चों कौन से आएंगे, ये बच्चों यहां पे आएंगे तीसरी पीढ़ी के अंदर। ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने क्वेश्चन यहां पर ये भी देखा होगा कि मिचेल्सन और स्टाल के प्रयोग में अपकेंद्रण विधि का उपयोग, मिचेल्सन स्टाल के प्रयोग में अपकेंद्रण विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग हल्के, संकर और भारी की पहचान कर सके। बच्चों इससे पहले का जो हर्शे और चेस का प्रयोग था, वहां तो आपने रेडियो एक्टिव लिए थे। याद रखना बच्चों, मिचेल्सन और स्टाल के प्रयोग में जो यहाँ पे डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बल्कि ये समस्थानिक युक्त होते हैं। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है मिचेल्सन और स्टाल के प्रयोग में, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे बच्चों जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो अर्ध संरक्षित प्रकृति से होता है, इस बात का सपोर्ट करते हैं टेलर। तो नेक्स्ट बच्चों यहां पे आता है टेलर एक्सपेरिमेंट। जो बच्चों टेलर है, उस टेलर ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, समझ रहे बात को। उसने बच्चों अपना जो प्रयोग किया था वो किया था विसिया फाबा, विसिया फाबा बच्चों यहां पर प्लांट था, और इस बच्चों विसिया फाबा प्लांट पर प्रयोग किया, समझ रहे बात को। और बच्चों उन्होंने प्रयोग किया था थाइमिडीन,
H3 का उपयोग किया था। बच्चों बड़ी सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इससे पहले वाले प्रयोग में क्या था, आपने डीएनए की श्रृंखला को N15 कर दिया था। टेलर ने क्या किया, डीएनए की दोनों श्रृंखला में बच्चों ए टी सी जी आते रहते हैं, तो इसने क्या किया, जो टी है उसको कर दिया TH3, मतलब उसने ऐसा न्यूक्लिक अम्ल लिया, उसने ऐसा न्यूक्लियोटाइड लिया जहां पे जो थायमिडिन है, जहां जो बच्चों थायमिडिन होता है, वो थायमिडिन में हाइड्रोजन नहीं होता बल्कि H3 होता है, ट्राइटियम जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्राइटेनियम। तो बच्चों उसने क्या किया, टेलर ने भी ये बताया था कि जो डीएनए है, उस डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है बच्चों, वो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इसके लिए उन्होंने अपना प्रयोग किया था विस या फबा पादप के ऊपर, और बच्चों उसने काम में लिया था थायमिडिन H3। अगला बच्चों यहां पे आता है साइंटिस्ट, इसको बच्चों बोलते हैं केट्स, एन साइलेंट है। केट्स ने क्या किया, अपना प्रयोग किया था ई कोलाई के ऊपर, और बच्चों उसने ट्राइटियम जो है उसका उपयोग किया था। तो एक श्रृंखला जो यहाँ पे आप ले रहे हो डीएनए की, इसमें क्या था H3, यहाँ भी क्या था H3, और बच्चों माध्यम में क्या था, केवल H था। तो पहली पीढ़ी के अंदर क्या होगा, वही बात, ये H3, ये H3, और जो बच्चों नई चेन सामने आती है वो सिर्फ HH वाली होती है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहाँ पे सीन है। तो सेम टू सेम वही बात है, बस आप यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना कि जो डीएनए है बच्चों, उस डीएनए के अंदर जो होता है, डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था मिचेल्सन ने, स्टाल ने। उसके बाद जो टेलर है उसने भी ये बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। बच्चों उन्होंने डीएनए की जो चेन है उनमें N14 N15 कर दिया था। इसने क्या कर दिया था, थायमिडिन H3, इसने क्या कर दिया H3। इसने एक्सपेरिमेंट किया था वीसीएफ हवा प्लांट के ऊपर, और इसने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के ऊपर। तो सेम चीज यहां पे है। हाँ जी, अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो बच्चों, डीएनए जो है, इस डीएनए का रेप्लिकेशन, हम लोग ये बात तो सिद्ध कर चुके हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। डीएनए की दोनों चेन खुल जाती है, फिर दोनों चेन के सामने नई श्रृंखला आ जाती है। लेकिन बच्चों डीएनए की दोनों श्रृंखला कैसे खुलती है, और बच्चों उन दोनों श्रृंखला के बीच में नई श्रृंखला कैसे आती है, इसके लिए बच्चों आपको कुछ यहाँ पे बातें पढ़नी पड़ेगी। इसकी बच्चों आपको मैकेनिज्म जो है वो देखनी पड़ेगी। समझ रहे बात को, ये यहाँ पर सीन है। तो हम बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह है, उन एंजाइम्स का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हम बहुत सारे एंजाइमों का उपयोग करते हैं। वो बच्चों यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, जैसे नंबर 1, ये बच्चों यहाँ पे हुआ करता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है, हम इसका उपयोग करते हैं रेप्लिकेशन के लिए। हेलिकेज का काम क्या है, जैसे ये मान लो बच्चों आपके पास क्या है, डीएनए है, ये डीएनए है। तो इस डीएनए के अंदर दोनों श्रृंखलाएं बच्चों इस प्रकार से पाई जाती है, यू, यहां ए के सामने होते हैं टी, बच्चों सी के सामने क्या होते हैं, जी। अर्थात जो डीएनए है उसमें दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है,
इन दोनों श्रृंखलाओं को इस प्रकार से खोल देगा। ये ए यहां पे रह गया, टी यहां पे रह गया, सी यहां पे, जी यहां पे। तो देखो बच्चों क्या हुआ, उसने जो दोनों श्रृंखला है इन दोनों श्रृंखलाओं को खोल देता है। तो हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? हेलिकेज एंजाइम का काम है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग कर लेना, और डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये इस हाइड्रोजन बंध को काट देता है। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़कर ये क्या करता है, डीएनए की दोनों श्रृंखला को अलग अलग कर देता है। लेकिन बच्चों हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए की पूरी चेन को एक साथ अलग नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा नीचे से खोलता रहता है। थोड़ा थोड़ा क्यों खोलता है? क्योंकि साहब हेलिकेज एंजाइम जो है, हेलिकेज एंजाइम जो है इसको एटीपी की आवश्यकता होती है, इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एटीपी की सहायता से, ऊर्जा की सहायता से ये क्या करता है, दोनों श्रृंखलाओं को खोलता है। और एक बार में इतनी ऊर्जा कोशिका में प्राप्त नहीं हो पाती कि साहब दोनों चेन को घप दे खोल दे, ऐसा बच्चों यहां पे नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हेलिकेज का काम है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोलना, तथा दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उसको ये तोड़ता है। क्या यह हेलिकेज एंजाइम डीएनए की दोनों चेन को साथ अलग कर देता है या धीरे धीरे खोलता है? बच्चों धीरे धीरे खोलता है। धीरे धीरे क्यों खोलता है? क्योंकि इतनी ऊर्जा कोशिका में अवेलेबल नहीं हो पाती कि पूरा डीएनए एक साथ खोल दे। बच्चों पूरा डीएनए 2.2 मीटर का होता है। दूसरा यहां पे देखें, देखो बच्चों दूसरा यहां पर जो इसको हम लोग बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं इसको? टोपो आइसोमरेज, या बच्चों इसको बोलते हैं डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज। बच्चों कई बार देखा होगा आपने कि एक रस्सी जो होती है वो रस्सी अनेक तारों से मिलकर बनी होती है। रस्सी में बच्चों बहुत सारे धागे होते हैं, बहुत सारे धागों के मिलने से रस्सी बनती है। और अगर आप उस रस्सी को आगे से थोड़ा सा बच्चों ऐसे खोल लो तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर बच्चों खोलने से ये होगा कि जब आप उस रस्सी को सामने से खोल लेते हो, आप सभी धागों को अलग अलग कर देते हो, तो बच्चों वो धागे जो है वो बच्चों एक तरीके से कुंडलित होकर झुंड बना लेते हैं। तो जब आप रस्सी को आगे से थोड़ा सा खोलोगे, जिस प्रकार से हेलिकेज खोल रहा है, तो खोलने के बाद में वापस क्या होगा, ये दोनों जो रस्सी है ये बच्चों गुथ जाती है एक दूसरे के ऊपर, वापस ये झुंड बना लेती है रस्सी का। बच्चों रस्सी में वापस कुंडलन हो जाता है। तो रस्सी को खोलने के बाद में, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोलने के बाद में, ये दोनों श्रृंखलाएं ऐसे झुंड नहीं बना ले, उसको रोकने के लिए काम में लेते हैं टोपोआइसोमरेज। तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोलने के बाद, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोलने के बाद इनमें सुपर कोइलिंग को होने से रोकने हेतु, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोलने के बाद इनमें सुपर कोइलिंग को होने से रोकने हेतु काम में क्या लेते हैं, टोपोआइसोमरेज। ये बच्चों क्या करता है, जैसे मान लो आपने डीएनए की यहां पर दोनों चेन को खोल दिया, तो बच्चों दोनों चेन को खोलने के बाद में ये वापस बच्चों मिल नहीं जाए, इसके लिए आप बच्चों यहां पे कौन सा एंजाइम काम मिलोगे, टोपोआइसोमरेज। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या काम मिलोगे, डीएनए गायरेज। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पे सीन है। तो एक तो बच्चों यहां पे अपना ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 बच्चों आप यहां पे ले सकते हो एसएसबी प्रोटीन। इसको बच्चों बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो बच्चों इस बात का मतलब मेरा यहां पर यह है
जैसे स्ट्रैंड, BINDING, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों आपके पास में डीएनए था, आपने इस डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को मान लो बच्चों ऐसे खोल दिया, तो दोनों श्रृंखलाओं को खोल तो दिया, अब ये दोनों श्रृंखलाएं वापस ऐसे सुपर कोलिंग नहीं कर ले, ऐसे झुंड नहीं बना ले, तो इस झुंड को रोकने के लिए आपने काम में क्या लिया, टोपोआइसोमरेज, और प्रोकैरियोटिक में इसका नाम क्या होता है, डीएनए गायरेज। लेकिन अब आपने अगर इनमें दोनों चेन को ऐसे लिपटने से रोकने से रोक लिया, किस एंजाइम के द्वारा, टोपोआइसोमरेज के द्वारा, तो यह भी तो हो सकता है कि जब ये दोनों ऐसे खुली हुई है और इनमें झुंड भी नहीं बन रहा, इनमें सुपर कोलिंग भी नहीं हो रही, तो वापस मिल जाए। तो इस डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को वापस मिलने से रोकने के लिए हम लोग काम में क्या लेते हैं, कोशिका काम में क्या लेती है, एसएसबी प्रोटीन। तो ये क्या करती है, हम कह सकते हैं जो अनवाइंडिंग हुई है, अनवाइंडिंग मतलब खोल देना, अनवाइंडिंग के बाद ये जो एसएसबी प्रोटीन है, ये बच्चों एसएसबी प्रोटीन यहां पे क्या करती है, अनवाइंडिंग के बाद में ये जो बच्चों यहां पे एसएसबी प्रोटीन है वो वापस डीएनए को मिलने से रोकती है। तो अनवाइंडिंग के बाद दोनों श्रृंखलाओं द्वारा वापस डुप्लेक्स, वापस जुड़ जाना, द्विकुंडली बनाना, वापस डुप्लेक्स बनाने से रोकने हेतु हम लोग बच्चों काम में क्या लेते हैं, एसएसबी प्रोटीन। मेरी बात दोबारा सुनो, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, तो बच्चों कुछ है कि यहां पर एंजाइम काम में आएंगे। पहला बच्चों यहां पर एंजाइम होगा हेलिकेज। डीएनए जो है, डीएनए जो बच्चों यहां पर है, इस डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों चेन आपस में जुड़ी हुई है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग करना, यह काम किसका है, हेलिकेज का। ये एटीपी और एनर्जी पर निर्भर है, इसको इतनी एटीपी नहीं मिलती है कि दोनों चेन को जब दे खोल दे, ऐसा नहीं है बच्चों, थोड़ा थोड़ा ये खोलता है। फिर खोलने के बाद में सुपर कोइलिंग हो जाए, तो सुपर कोइलिंग को रोकने के लिए काम में क्या लोगे, डीएनए गायरेज प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में क्या लोगे, टोपो आइसोमरेज। समझ रहे बात को, ये यहां पर सीन है। फिर बच्चों क्या होगा, अगर दोनों श्रृंखलाएं ऐसे झुंड नहीं बनाती है, सुपर कोइलिंग नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, सही है, लेकिन वापस ये मिल नहीं जाए, वापस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना ले, तो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वापस मिल नहीं जाए, उसके लिए हम लोग काम में क्या लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, दोनों श्रृंखलाओं को वापस जुड़ने से रोक देती है। आगे चलते हैं। देखिए देखो आगे बच्चों यहां पे काम आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट यहां पे होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, या बच्चों इसे कहा जाता है प्राइमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बच्चों आरएनए पॉलीमरेज में क्या है, जैसे एक बच्चों पढ़ाऊंगा मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए का निर्माण करता है, लेकिन बच्चों डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज सीधे नहीं कर सकता। पहले क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है आरएनए प्राइमर के ऊपर। अब आरएनए प्राइमर क्या है, पहले वो सुनो। जैसे मान लो बच्चों आपने कहा कि साहब ये कोई डीएनए है, हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं कि साहब दोनों श्रृंखला अलग अलग हो जाती है। अब बच्चों इनके सामने नई श्रृंखला आती है, इस तरीके से नई श्रृंखला आ गई, ये तो पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन बच्चों होता क्या है कि नई श्रृंखला जब आती है तो वो सीधे नहीं आ पाती। जैसे आपने दोनों चेन खोल ली,
अब नया जो डीएनए है वो सीधा नहीं बन पाता। सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए का निर्माण किसी को आधार मान के होता है। बच्चों यहां पर आपने एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया, अब इस टुकड़े को आगे से इस टुकड़े के ऊपर इस प्रकार से बच्चों नया डीएनए बना देगा। बच्चों आपने यहाँ पे कोई टुकड़ा लगा दिया, अब इस टुकड़े के ऊपर से बच्चों क्या होगा, इस तरीके से नया डीएनए बन जाएगा। तो ये जो बच्चों आप यहाँ पे टुकड़ा देख रहे हो इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर है। व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है? आरएनए प्राइमर, प्राइमर का मतलब होता है एक छोटा टुकड़ा। बच्चों प्राइमर का मतलब क्या है? छोटा टुकड़ा। आरएनए क्यों लिया? क्योंकि देखो बच्चों डीएनए जो है उसमें तो 2 चेन पाई जाती है। एक चेन देखो बच्चों यहां पर पहले से थी, एक चेन बच्चों यहां पहले से थी। एक बार आपको इस एक चेन के सामने दूसरी चेन रखनी थी, आपको इस एक चेन के सामने दूसरी चेन रखनी थी जिसके ऊपर नया डीएनए बन जाए। अब वो दूसरी चेन आपको एक ही रखनी थी, तो अगर आप डीएनए का टुकड़ा लेके आओगे तो बच्चों डीएनए का टुकड़ा यहां पर सेट नहीं होगा। आपको तो एक चेन के सामने एक ही चेन चाहिए, और एक चेन किस में होती है, डीएनए में या आरएनए में? आरएनए में। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों यहां पर ऐसे करते हैं कि यहां पर आरएनए का एक छोटा टुकड़ा रख देते हैं, क्योंकि बच्चों आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। आपको तो बच्चों खाली यहां पर एक ही चेन चाहिए, और बच्चों एक चेन किसमें होती है, आरएनए में। तो हमने आरएनए का यहां पे टुकड़ा रख दिया। अब इस आरएनए के टुकड़े को आधार मानकर क्या होगा बच्चों, नया डीएनए बन जाएगा। बाद में इसको हटा देंगे और यहां पे वापस डीएनए बना देंगे। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बना तो सकता है, लेकिन नया डीएनए बनाने के लिए उसको आधार चाहिए होता है। वो आधार को पकड़कर नया डीएनए बनाता है। और बच्चों वो आधार किससे बनता है, वो बनता है आरएनए प्राइमर से। किससे बनता है बच्चों, आरएनए प्राइमर से। और आरएनए प्राइमर का निर्माण करने के लिए आपको जो एंजाइम चाहिए उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमरेज, या इसको बच्चों बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बच्चों क्या करेगा, लिख देता हूं मैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह देंगे कि साहब ये जो प्राइमरेज एंजाइम है, प्राइमरेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। और बच्चों क्या करता है आरएनए प्राइमर, क्या करता है आरएनए प्राइमर? तो मैंने बताया आपको, डीएनए की जो एक श्रृंखला होती है उसके सामने व्यवस्थित हो जाएगा, फिर उस आरएनए प्राइमर को पकड़कर डीएनए पॉलीमरेज वहां पे डीएनए का निर्माण कर देगा। ये बच्चों यहां पे सीन होता है अपने सामने। चलिए आगे चर्चा करते हैं बच्चों। आगे यहां पर जो एंजाइम है बड़ा ही महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि डीएनए के निर्माण के लिए बच्चों अगला यहां पर जो होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो बच्चों याद रखना, डीएनए श्रृंखला का निर्माण जो है, डीएनए श्रृंखला का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज से होता है। जैसे मान लो बच्चों आपके सामने ये कोई डीएनए की चेन है, तो इस डीएनए के सामने नया डीएनए बनाना, ये नया डीएनए जो बनता है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है, हाँ जी, तो बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है कि डीएनए की एक श्रृंखला के सामने दूसरा डीएनए बनाना। तो बच्चों देखो डीएनए की यहां पर जो श्रृंखला बन रही है, डीएनए की यह श्रृंखला किससे बनी है, तो बच्चों डीएनए की श्रृंखला जो है उसको बनाता है डीएनए पॉलीमरेज। अब सुनना बड़े ध्यान से,
बच्चों डीएनए पॉलीमरेज जो है, चाहे तो कोई सा ही पॉलीमरेज हो, डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, बच्चों इसमें एक तो होता है रीडिंग सीक्वेंस, पढ़ने का क्रम, रीडिंग सीक्वेंस। एक बच्चों यहां पे होता है फंक्शनल सीक्वेंस, काम करने का सीक्वेंस। जैसे मान लो बच्चों ये आपके पास एक डीएनए की श्रृंखला है, ये मान लो बच्चों 3 डेज है, ये मान लो बच्चों 5 डेज है। अब आपको इस डीएनए की एक श्रृंखला के सामने डीएनए की दूसरी श्रृंखला बनानी है, तो कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा साहब। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? 3 से 5 तो पढ़ता है और उस पर 5 से 3 चिपका देता है, 5 से 3 बढ़ा देता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 है, तो 3 को पढ़ेगा, ये 5 कर दिया, 5 डेज। ऐसे ऐसे बच्चों नई चेन बन गई। कैसे बनी? 5 डेज से 3 डेज बनी। तो अपन कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 से 5 को पढ़कर 5 से 3 डीएनए का निर्माण करता है। यह सबसे बच्चों महत्वपूर्ण बात है। डीएनए का निर्माण सदैव 5 डेज से 3 डेज होता है। और किसके ऊपर? 3 डेज से 5 डेज के ऊपर डीएनए का निर्माण 5 डेज से 3 डेज दिशा में होता है। अर्थात जो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज है उसकी रीडिंग सीक्वेंस क्या होती है? 3 डेज से 5 डेज। ये देखो बच्चों 3 से 5 को पढ़ता है और फिर बच्चों उसके सामने क्या होता है? फंक्शनल बनाता कैसे? 5 डेज से 3 डेज। मान लो बच्चों यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? पढ़ता है ए के सामने टी। यहाँ मान लो बच्चों टी है, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने ए। समझ रहे आप मेरी बात को? बच्चों कहने का मतलब ये है, जैसे ये डीएनए है, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ऐसे है। ये 3 डेज, ये 5 डेज। अब बच्चों आएगा डीएनए पॉलीमरेज। वो पढ़ता कैसे है? 3 से 5 पढ़ेगा भाई। 3 से 5 पढ़ो, ए टी सी जी, ए टी सी जी। बनाएगा कैसे? 5 से 3, ऐसे। 5 डेज से 3 डेज बना दिया। पढ़ेगा 3 से 5, ए टी कर दो, टी ए सी जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी। तो देखो बच्चों कहने का मतलब क्या है? ये पढ़ता तो है 3 से 5 और बनाता है 5 से 3। ये बच्चों यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका फंक्शनल सीक्वेंस क्या है, मतलब नया डीएनए कैसे बनेगा? 5 से 3। और पुराने वाले डीएनए को पढ़ता कैसे? 3 से 5। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी इस बात को मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा कि बच्चों ऐसे नया डीएनए बनता है। याद रखना बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज जो है यह है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है 3 प्रकार का, और जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में ये बच्चों होता है 5 प्रकार का। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों यहां पर यह है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, यह डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार का होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पॉलीमरेज 5 प्रकार का होता है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए बनाना। कैसे बनाना? 3 से 5 पढ़ेगा, फिर उसके ऊपर 5 से 3 निर्माण कर देगा। ठीक है, ये बच्चों बात हमने की। अब डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार प्रोकैरियोटिक में 3, यूकैरियोटिक में 5 है। उसकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम डीएनए रेप्लिकेशन पूरा कर देंगे। थैंक यू।